जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आए हैं MHD 6 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। यहाँ पे प्रमुख शब्द में छोटा ओ की मात्रा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इधर उधर हो गया है। तो नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसी को हमें बताना है। प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात करना है। तो उत्तर में लिखेंगे, नई कविता हिंदी साहित्य के छायावाद के बाद विकसित एक प्रमुख काव्य आंदोलन है, जो 1940 से 1950-60 के दशक में उभरा। ठीक है, तो नई कविता कब उभरी? छायावाद के समय। ये छायावाद के बाद विकसित हुई थी। छायावाद तक तो ठीक है, छायावाद तक तो छायावाद था, लेकिन उसके बाद नई कविता आई। और नई कविता जब विकसित हुई थी 1940 से 1960 50-60 के दशक में हमारे सामने आई। और ये आंदोलन आधुनिक भारतीय समाज जो है और व्यक्ति और जीवन की जटिलताओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। नई कविता में क्या हुआ कि आज जो आधुनिक समय चल रहा है उसमें भारतीय समाज, व्यक्ति और जो जीवन की जो जटिलता है आज के समय में, उसका एक महत्वपूर्ण विषय मतलब क्या है, व्यक्त करने का एक मतलब प्रकट करने का, व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। नई कविता ने पारंपरिक छंद, अलंकार और भावुकता के स्थान पर यथार्थवादी दृष्टिकोण, बौद्धिकता और समकालीन संवेदनाओं को अपनाया है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां का विवरण जो है वो निम्नलिखित है। तो विवरण जो है वो निम्नलिखित है, जिसे हम लोग पहला नंबर हमारा पॉइंट है यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब हो गया सत्य चीजें जो, ठीक है। तो नई कविता में सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट से वीडियो बनाने की मेरी पूरी कोशिश जारी है, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो। तो बताया गया है कि नई कविता में कवि ने जीवन के यथार्थ और उसकी जटिलताओं को बिना किसी अलंकरण के व्यक्त किया। मतलब नई कविता जब लिखी गई तो उसकी प्रवृत्तियों के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि यथार्थवाद है। यथार्थवाद में ये बताया गया है कि जीवन के यथार्थ मतलब जीवन के सत्य चीज़ें और उसके जो जटिलताएं हैं, उसमें जो दिक्कतें हैं, बिना किसी अलंकारण का व्यक्त किया गया। मतलब उसमें बिना किसी अलंकार के मतलब उसको सजाया नहीं गया, बिल्कुल भी जैसा था वैसा ही बताया गया। इसमें समाज में जो व्याप्त थी विषमता था, वर्ग के जो संघर्ष थे और अस्तित्व के संकटों को स्थान मिला। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें यथार्थ के रूप में बताई गई? जो हमारे समाज में विषमता चल रही थी, विषमता मतलब समता ना होना लोगों में, ठीक है। वर्ग संघर्ष मतलब जो वर्गों में ऊंच नीच, जाति, छोटा जाति, बड़ा जाति, ठीक है, अमीर गरीब, इन सारी चीज़ों के वर्ग जो संघर्ष चल रहा था उसको उजागर किया गया। जैसा चल रहा था वैसा ही उजागर किया गया। कुछ अस्तित्व के संकटों को स्थान मिला, ऐसे अस्तित्व जो कि विलुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसी संप्रदाय थी, कोई जाति थी जो विलुप्त हो रही थी, तो उनका अस्तित्व के जो संकट में पड़े थे उनको भी स्थान मिला। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, अज्ञेय की पंक्तियां हैं कि मैं यहाँ हूँ और कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। यह पंक्ति मनुष्य की अकेलेपन और अस्तित्वगत संकट को व्यक्त करती है। ये जो पंक्तियां हैं वो मनुष्य की अकेलापन, मतलब मैं यहाँ हूँ और कोई नहीं जानता है कि मैं यहाँ पे रहूँ। तो यहाँ पे कौन है? वो जो भी है वो अकेला है। जब कोई जानता ही नहीं है तो अकेला है। तो मनुष्य के अकेलेपन को और अस्तित्व संकट में है, इस बात की व्यक्त करती है। तो दूसरा नंबर पॉइंट में है हमारा अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद। तो नई कविता में बताया गया है कि नई कविता में अस्तित्ववाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। किस तरह से दिखाई देता है? इसमें व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण हुआ है। व्यक्ति के सुरक्षा व्यक्ति का नहीं है, उसमें असुरक्षा का जिक्र हुआ है। आत्मबोध का चित्रण किया गया। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की वो लाइन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। अब तक आपने क्या किया है और जीवन आपने क्या जिया है। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह प्रसिद्ध कविताओं में का आत्मालोचन है, जिसमें बताया गया है कि यह कविता आत्मालोचन और जीवन की सार्थकता की खोज पर आधारित है। ठीक है, अच्छा,
आगे है बौद्धिकता का प्रभाव। हमें बौद्धिकता का प्रभाव भी देखने को मिलता है कि नई कविता में भावुकता के बजाय बौद्धिकता का अधिक महत्व है। मतलब यहाँ पे नई कविता में लोग भावुक नहीं होते हैं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कवि समाज जो भी है, राजनीति है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं है, इन सारी चीज़ों पर गहराई से विचार करते हैं। भावुक नहीं होते हैं बल्कि बुद्धि का उपयोग करते हैं। अज्ञ की कविता हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर बैठने दो, ये कविता हमें बताती है कि यहाँ पे बुद्धि का जो जिक्र हुआ है, जिक्र तो हुआ है बुद्धि का, लेकिन इसमें एक चीज और है, इसमें प्रकृति और व्यक्ति के बीच संबंधों का भी बौद्धिक विश्लेषण किया गया है कि हरी घास पर क्षण भर बैठे तो हरी घास तो प्रकृति का संदेश है, प्रकृति की तत्व है। 4 नंबर पॉइंट में है भाषा और शिल्प में नवीनता। भाषा और शिल्प में भी नई चीजें देखने को हमें मिली है, नवीनता। तो नई कविता ने पारंपरिक अलंकारिक और संस्कृतनिष्ठ भाषा को छोड़कर सरल, सहज और आधुनिक भाषा का प्रयोग किया है। जो नई कविता थी वो पुरानी हमारी जो और अलंकारिक जो सजी बनावट जो सजा भाषा थी, संस्कृत से जो संबंधित थी, इन सब को छोड़कर किस तरह का भाषा को अपनाया है? सरल भाषा को अपनाया है, सहज भाषा को अपनाया है और आधुनिक भाषा को प्रयोग किया है, जिससे लोगों को जल्दी समझ में आए। कविताओं में जो प्रतीक, बिंब और रूपक का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा एक और उदाहरण के तौर पर है धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक कविता, जिसमें कहा गया है कि ठंडी सड़क के किनारे पड़ा एक जूता सूरज के बुझते ताप में। मतलब ये भी प्रतीक के रूप में रखा गया है। तो इस प्रकार के प्रतीकात्मक चित्रण ने नई कविता को अलग पहचान दी। 5वां नंबर पॉइंट में है आत्मीयता और व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व। तो नई कविता में कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी। मतलब नई कविता में जो कवि हुए उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने उजागर किया था। यह कविता आत्म केंद्रित न होकर व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सार्वभौमिक सत्य को उद्घाटित करती है। मतलब ये अपने आप के लिए नहीं है, फिर भी व्यक्तिगत जो अनुभव हैं उसको सार्वभौमिक सत्य, जो सबके लिए जो सत्य है, उन सारी बातों में ये उद्घाटित करती है, मतलब ये विवरण देती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मैं घास हूँ, आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। यह आत्मीयता और संघर्ष का प्रतीक देता हुआ ये कविता। समाज और समय का प्रतिबिंब। 6ठा नंबर पॉइंट में है समाज और समय का प्रतिबिंब, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नई कविता ने अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को भी व्यक्त किया है कि समय के साथ इसने तीनों चीज़ों को व्यक्त किया है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में बढ़ती जो निराशा थी, जो विषमता था और अराजकता को दर्शाती है। कि इसमें जो उदाहरण है उसके तौर पर हम लोग देख सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित वो मेरे भीतर नदी सी बहती थी। इसमें क्या हुआ है कि भारत स्वतंत्र जब हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में जो निराशा बढ़ रही थी, जो विषमता थी, विषमता भी मैंने समझाया, जो लोगों में समता ना होना, ऊंच नीच का खाई हो जाना, अमीरी गरीब का खाई हो जाना, अराजकता को जो दर्शाती थी। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि नई कविता हिंदी साहित्य में गहरे बौद्धिक और संवेदनात्मक दृष्टिकोण के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कविता व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों को एक नए तरीके से व्यक्त करती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन के गहन यथार्थ और व्यक्तित्व अस्तित्व की जटिलताओं को सामने लाना है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल के साथ बने रहें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक जरूर पहुँचे, ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो। तो अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।